एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस PDF वीडियो से कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे होंगे। एक आप लोगों से विनती है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद क्लास 10th वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। उनके लिए भी हम अपने चैनल के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेके आऊँगा। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ये 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं होगा, ये आप लोगों को भी फ़ायदा देगा। मतलब क्लास 12th और 11th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो एक बात हमेशा आप याद रखना कि क्लास 10th में हम जो भी प्रश्न बताएंगे ना कहीं आप बच्चों को भी लाभ होगा। हमेशा एग्ज़ाम के व्यू से आप ना पढ़ें, कुछ नॉलेज के व्यू से भी पढ़ें, क्योंकि नॉलेज के साथ अगर नंबर है तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा ही। ओके, इतना तो आप समझदार हैं ही, इतना बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं, पिछले क्लास में हमने आप सभी बच्चों से कुछ प्रश्न किया था, 4 या 5 प्रश्नों की संख्या था, जिसका उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया, जिसमें से श्रेय वर्मा हो गए और सारे बच्चे थे, जागृति हो गई और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैं याद नहीं रख पा रहा हूं। अब नाम ना लें तो इसका मतलब गुस्सा मत कीजिएगा। और हमारे रामायण के जितने भी समूह हैं, रामायण में जो भी किरदार आके आंसर दे रहे हैं, तो हमारे पिछले वीडियो से उन्होंने लाभ उठाया और इस बार जो है माता सीता, माता मंदोदरी जो भी हैं, ये सभी बच्चे आंसर उसका दिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अक्षय हो गए हैं, ये भी प्रश्न को देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर देते हैं। अब सबका हम नाम लेंगे तो वीडियो का जो है लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो इसके लिए आज के लिए सॉरी, आज की क्लास में सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो आंसर देंगे उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, इसके लिए मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई साल आपकी एग्जामिनेशन में पूछा भी है। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे कर रहा है, प्रश्न को सुनना है। कहता है किसी आवेशित खोखले गोले, यानी एक आवेशित खोखला गोला है। आवेशित, चलिए भैया प्लस प्लस दे दीजिए। ये आवेशित क्या है? खोखला गोला है। और इसके अंदर, मतलब इसके अंदर की बात कर रहा है, इसके अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर, है ना। क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो इसकी त्रिज्या है वो आर है, और ये छोटे गोला जो अभी देखेंगे लाइन, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर। आपको बताए थे ना, इसके अंदर क्यू का मान पूछ रहा है कितना। आपको पता है कि किसी आवेशित खोखले गोले के जो अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है, ये आपको निकाल के हम बताए भी थे। वैसे आवेश का मान जो होता है वो शून्य होता है। और इसके लिए आपको हम फार्मूला बताए थे गॉस के प्रमेय से, याद होगा, E गुना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, याद है। और अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ही पूछ रहा है, तो ई को यहाँ रहने दीजिए, ठीक है, फिर बराबर है, इसको भी रहने दीजिए। क्या है? सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और 4 पाई गुना में उधर गया तो भैया भाग में आ ही जाएगा, ये कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं। अब क्या कह रहा है कि अंदर पूछ रहा है इसका मान, इसके अंदर पूछ रहा है। तो ये फार्मूला आपको बताए थे ना, अब इस फार्मूला की सहायता से आप इसका मान निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर होगा ना वो शून्य आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। ये नहीं कि आप बाद में बोलें कि सर नहीं बता पाएँ, तो आपको हम वीडियो लाके बता देंगे। इतना सा जगह में कितना मैं सॉल्व करूँगा? गॉस का प्रमेय की बात कर रहा है, इतना तो मैं आप लोग को बता दिया। आप तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि आपने एक साल में क्या पढ़ा, अगर इसका आंसर आप नहीं देंगे तो। और इसका आंसर जो है शून्य है, ऑप्शन जाएगा ए बी के साथ इसका हम जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है 1 वोल्ट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका मान दिया है भी का, कितना दिया भैया? 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड, यानी माइक्रोफैराड धारिता का मान दिया है। कितना दिया है? 1 माइक्रोफैराड। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है भाई? 10 पे पावर -6 होता है। तो आप इसका मान रख दीजिए, चाहे रहने दीजिए। भी और सी दे दिया। फिर कहता है कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान, यानी आपसे पूछ रहा है क्यू बराबर वाट। चूँकि आपको बताए थे क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। क्लियर? और सी का मान यहाँ कितना दिया है? सॉरी, एक दिया है तो 1 लिख दीजिएगा। और भी का मान कितना दिया? 1 दिया है, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो टोटल कितना? 1 ही ना होगा। अब माइक्रोफैराड तो माइक्रोफैराड लिख दीजिए। अगर माइक्रोफैराड के बदला कोई आंसर देगा तो यानी इसका आंसर होगा 1 माइक्रोफैराड। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या। जी, ऑप्शन है। ऑप्शन ए ये तो होगा ही नहीं, 1 कूलम होगा ही नहीं। ऑप्शन बी की ओर जाते हैं। कभी कभी इसमें ऐसे भी दे देगा आंसर, तो आप
ऐसा डाल दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो मुझे देने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जवाब आप ही देंगे, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति का जो मान होता है ना, इसका अगर मान पूछ देगा, वैल्यू पूछ देगा, तो याद रखिएगा। देखिए, टेस्ट में आपके एग्जाम में ना कुछ भी प्रश्न कर दिया जाएगा। कुछ की मतलब यह नहीं कि यूपीएससी लेवल का प्रश्न कर दे। कहने का मतलब यहाँ पे दे दिया है गति कैसी होती है, समरूप होती है, त्वरित होती है, अवमंदित होती है, अपसरित होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात आपको बता देते हैं। अगर इसका मान पूछे, वैल्यू पूछे कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो 2200 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये मान आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपका वैल्यू पूछेगा तो। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आप अपने नाम के साथ जरूर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर सकूं किन किन बच्चों का आंसर सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 पिछले सेगमेंट में हमने बताया था कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका, ये भी आपका HW रहा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नोट कर लीजिएगा, आपको जवाब देना है। ओके बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आप सभी बच्चों से कि लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और आपको हम बताए थे लेंज का नियम, याद होगा, नहीं याद होगा तो लिख लीजिए। लेंज का नियम कहता क्या है, कहता है विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब लेंज का नियम कहता है ये जिससे शुरू होती है ना, जिससे इसका मतलब जन्म होता है, उसी का ये क्या कर देती है, तो विरोध कर डालती है। यही लेंज का नियम है। ठीक है, और लेंज का जो नियम है आपको हमने बताया भी था कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। कहता है लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश तो होगा ही नहीं, द्रव्यमान होगा नहीं, ऊर्जा, यस, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। देखिए भैया, एक और प्रश्न पूछ दिया है। मुक्त आकाश की परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछ रहा है क्या होता है, और कई बार आपको हमने बताया भी था। तो इसका जो HW भी, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर जो होगा अपने नाम के साथ जरूर दें। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सरल क्वेश्चन। कह रहा है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तब क्या किया गया भैया, आवेशित किया गया है। फिर कहता है संधारित्र की ऊर्जा यानी ई का मान आपसे पूछे, एनर्जी पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, 50 माइक्रोफैराड, यानी सी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 50 माइक्रोफैराड। अब इसको आप थोड़ा चेंज कीजिए, 50 है ना, 50 है, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 फैराड, इतना तो लिख लेंगे। अगला आगे क्या दे रखा है, आगे दे 10 वोल्ट के विभव से इसको क्या किया गया, आवेश, यानी भी का वैल्यू दे दिया है 10 वोल्ट। क्लियर। अब पूछ रहा है ई बराबर क्या होगा, तो चूंकि आप जानते हैं ई बराबर होता है फार्मूला ½ CV²। इतना बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इतना जब फार्मूला हो गया तो फिर आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखाए थे, ई बराबर क्या बताए थे, ½ CV², यही ना बताए थे। अब ई बराबर हाफ लिख देंगे, सी का मान कितना बताए थे, तो सी का मान होता है 50 × 10⁻⁻6, और भी का वैल्यू कितना है तो 10, चूँकि स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, इतना बात। इसको काटना है तो 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी ई का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 25 × 10⁻, यहाँ 6 है ना,
तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 बार 10 गुने 10 लिख सकते हैं। तो कितना जीरो हो गया 10 में, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो इसको प्लस कर दीजिए। तो -6 है, 2 इसको आप दे दीजिएगा, ये 2 इसको दे दीजिए। 6 रुपया किसी से आप लिए हैं, 2 रुपया दे, तो 4 ही ना बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 जूल। क्लियर। अब क्या करता है, ऐसा आंसर आपका यही हो गया। देखिए ऐसा ऑप्शन है कहीं 25 नहीं है भाई, नहीं। अच्छा दशमलव में, पर इसको दशमलव में कन्वर्ट कर ली। 1 दशमलव आप यहाँ दीजिएगा यहाँ पे, तो 1 इसमें -4 में 1 प्लस ऐड हो जाएगा। तो 4 माइनस में 1 प्लस में है, तो दीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, -3। क्लियर। तो पावर देखिए -3 कहाँ है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन सी। और आंसर क्या बोले, 2 दशमलव कितना निकाले थे, 5 गुना 10 पर पावर -3 निकाल। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो होगा वो 2.5 गुना 10 पे पावर -3 जूल होगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 5 नंबर में ये प्रश्न काफ़ी बार 2009 में पूछा था, 2011 में ये प्रश्न जो है वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें, ये प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। इसलिए इस प्रश्न को आप बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा। अगर इसका उत्तर आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि सर हमें वान डी ग्राफ जनरेटर जो है उसका आंसर नहीं है, आप हमें दें। तो मैं PDF उसका जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से चलता है, फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज के नाम से चलता है। आप टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करें और हमारा नाम जो है चैनल का नाम सर्च करें, आपको ये चैनल उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से ये आंसर शीट भी प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह के आ रहा है कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है। सबको पता है वान डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा वान डी ग्राफ जनित्र जो होता है ना, ये अति उच्च विभव पर अल्प डायरेक्ट करंट यानी DC करंट उत्पन्न करता है। ध्यान सुनिएगा, अति उच्च विभव पर, यानी विभव क्या, जब मान बहुत उच्च होगा तो ये क्या करेगा, अल्प कम डायरेक्ट करंट उत्पन्न करेगा, यानी दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा अल्प में। तो इसमें क्या जिससे द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उच्च धारा नहीं, उच्च वोल्टता बिल्कुल नहीं, उच्च धारा उच्च वोल्टता नहीं, केवल अल्प धारा। तो ऑप्शन जो है डी के साथ हम जाएंगे। वैसे आप लोग का अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जो है ना लॉजिक के साथ पेश करें, ऐसा नहीं कि सर ये गलत है या कुछ भी है। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो तार के किसी काट के प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मतलब n का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर हम बना के पहले देखते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में I बराबर कितना दिया है, कितना दिया, 1 एम्पियर दिया है, देख रहे हैं। तो लिख देंगे 1 एम्पियर है ना, तो 1 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद क्या दे रखा है, I का वैल्यू ये दे रहा, उसके इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है, आवेश Q का वैल्यू दे रखा है इतना। क्लियर। और आप जानते हैं फार्मूला होता है कितना होता है, I बराबर आप लोग को पढ़ाए होंगे Q/T होता है ना, और I बराबर Q/T होता है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं I गुने T, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, होता है ना। तो ऐसा करते इस Q के बदला हम Ne लिख दें, यानी इस Q के जगह पर Ne लिख दें, चूँकि Q बराबर ये होता है Ne लिख देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, I गुने T हो जाएगा। चूँकि प्रश्न में आपसे पूछ रहा है N का मान, है ना, प्रति सेकंड काट से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ आपने क्या लाया था, आपने लाया था Ne, है ना, बराबर IT लाया था। तो N को रहने देंगे और IT है इसको भी रहने दीजिए, और E गुना में ना है, इसको हम इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया, ये फार्मूला आप याद रखेंगे ना। अब क्या करते हैं, I का वैल्यू प्रश्न में कितना, 1 एम्पियर दिया है, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है प्रश्न में, और क्या दे रखा है भाई, तो प्रश्न में आपका T का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कहता है प्रति सेकेंड, यानी 1 ही दे रखा है। क्लियर। बट्टा फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का जो है मान दे रखा है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो ऊपर 10 जाएगा,
तो 5 से ये कटेगा और ये कटेगा, 8 दूना 16, भाग दे दीजिएगा तो लगभग आपका जो आंसर होगा वो होगा 0.625। अब ऐसा ऑप्शन खोजते हैं, ऐसा ऑप्शन कहीं है। अब पावर तो आप सॉल्व करिए, आ ही जाएगा। तो जी इसका जो राइट आंसर होगा 0.625, लेकिन 13 पावर है। पावर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और फेरा पड़ गया, 10 पे पावर -19, नीचे प्लस में, ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा, 10 पे पावर 19। देखिए पावर में कहीं 19 है। अब देखिए भाई ये ऑप्शन कहीं से लग ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं प्रश्न में दिक्कत है। यहाँ पे जो है 1 एम्पियर के बदला ना 1 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था, समझ गए ना, 1 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था। थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, हम आपको बता देते हैं। ये प्रश्न जो है ना गलत दिया हुआ है। अगर ये सही होता तो इसका आंसर जो होगा वो पावर में 18 ना होके ना ये 19 होना चाहिए था। आप देख लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। लेकिन पावर यहाँ 18 दिए हुए, तो आंसर ये तो होगा नहीं। तो भैया इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले अगर इसका मान अगर लेके चलते, फार्मूला जो भी बताए थे, n बराबर क्या होता है, I गुना T बट्टा E होता है, और I का वैल्यू 1 है। अब माइक्रो लेके चलिए ना, 1 के बदला माइक्रो लेके, तो माइक्रो का वैल्यू 10 पे पावर -6 होता है, T का वैल्यू 1 ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 है ना, गुना 10 पे पावर -19 होता है। तो -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो +19, यहाँ पे कितना -6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 पे पावर 13, और यहाँ हो गया 1 गुना 1 मतलब 1, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 बट्टा यहाँ कितना था, तो यहाँ पे था 1.6, पावर कितना है 10 पे पावर 13। ई पॉइंट को जब उड़ाएंगे ऊपर 10 होगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10, भाग दीजिएगा तो आएगा 0.625 गुना 10 पे पावर 13। देखिए इसका ये राइट आंसर ये आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से चलते हैं तो आंसर कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। हाँ, इसको अगर सही करना है तो भैया इसके लिए हमको लिखना होगा 0.625, तब ये पावर आएगा। वैसे आप लोग समझदार है, सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इस प्रश्न के अनुसार हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है डियर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी तरह का समस्या हो जरूर बताएं, ताकि अगले क्लास में हम और बेहतर कर सके आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है। लो भैया, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से आ गया, माइकल फैराडे के द्वारा एक खोज है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप सभी बच्चे देंगे, ठीक है। हम आपके प्रश्नों का जो हमारे द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उसका उत्तर का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। और जो बच्चे देते हैं इसका आंसर, मन करता है मैं उनसे मिलकर कुछ उन्हें गिफ्ट दे दूँ। खैर कभी ना कभी मुलाकात होगी हमारी आप सभी बच्चों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रश्न कर रहा है, 64 समरूप बूंद जिनके प्रत्येक की धारिता दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है ना कि ऐसा प्रश्न हम आपको बताए थे कि मान के चले थे, माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या फिर कैपिटल आर, फिर एक छोटी बूंद का आयतन हमने निकाल लिया था 4/3 बाय स्मॉल आर क्यू, फिर 64 छोटे बूंदों का हम निकाला था, क्या निकाला था, तो 64 गुना 4/3 है ना, पाई आर क्यू। फिर क्या होता है पाई, यहाँ पे इससे ये काट दिए थे, कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, बताए थे ना। फिर एक स्मॉल आर से इस तरह से बताया होगा, और फिर जब इसको सॉल्व किया था तो इसका आंसर ही आपको याद हो गया था कि जी सर ये तो इतना आंसर हल्का है कि इसका जो है ना हम लोग को आंसर ही याद हो गया, जो 20 माइक्रोफैराड के आसपास है। देखिए तो ऑप्शन कहीं है 20 माइक्रोफैराड, नहीं है जी, ये ऑप्शन सी। अगर दिक्कत इस प्रश्न का, तो इसका ही वीडियो मैं बना के बोर्ड पे इस सवाल को सॉल्व करके मैं अच्छे समझा दूंगा। वैसे आप लोग समझदार हैं, एग्ज़ाम का काफ़ी निकट समय आ चुका है, तो इस चीज़ का आप आंसर याद रखिएगा। इसका सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 20 माइक्रोफैराड है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। लीजिए, ये प्रश्न सेट 2 में पूछा गया प्रश्न था, तो इसका भी उत्तर आप देंगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा अचर रहता है, कौन सा कांस्टेंट रहता है, कौन सा नियत रहता है। तो इसका आंसर जो भी होगा आप जरूर देंगे, यानी 4 प्रश्न आपका HW हो गया है। इस चारों प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से देंगे, लिख के बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक उसमें क्या हो रही है भाई, तो धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहता उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा।
क्लियर। यानी एक तस्वीर आप समझिए, कह रहा है कि एक प्रतिरोध है और इसका मान दिया है, आर का मान दिया है 5 ओम। क्लियर। और इसका जो भी का जो मान है कितना है, 7 वोल्ट दिया है। क्लियर बच्चों, समझ रहे हैं? देखिएगा बोल भी रहे हैं, यहाँ लिखा है, कहाँ से आपको उतना समझा पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि ये धारा जो है 20 मिनट तक, मतलब टी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है टी का वैल्यू, 20 मिनट। सबसे पहले इसको सेकेंड में बदल दीजिए। तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 20 गुने 60 सेकेंड, तो 6 दूना 12 यानी लगभग 1200 सेकेंड हो जाएगा। याद रखना टी का वैल्यू 1200 सेकेंड। ओके। और आपको पूछ रहा है उत्पन्न उष्मा, तो उष्मा के लिए फार्मूला बताए थे, H बराबर I² RT, जूल का नियम याद है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में। ठीक है। तो ये आपको बताए थे। और एक चीज़ और बताए थे कि भैया I बराबर होता है ओम के नियमानुसार, क्या होता है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार I बराबर होता है V/R। क्लियर, ये तो बात क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या था आपके पास, H बराबर I² RT, यही ना था, यही ना था। अब क्या करते हैं, आराम से H लिखेंगे और I के बदला में क्या लिखूंगा, यहाँ पे V², चूँकि स्क्वायर है ना, और I का मान ना आपने ये निकाला है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, I का मान पहले लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पूरा का स्क्वायर आप कर ना दीजिए, लीजिए ना। अब क्या होगा, यहाँ पे T होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो मान है उस फार्मूला में बैठा दीजिए, बैठा देने के बाद जो आंसर होगा उसको लिख दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा लगभग सॉल्व करने के बाद, चूँकि आपको एक चीज़ और बता देते हैं, 1 जूल बराबर जो होता है ना, 1 जूल बराबर वो होता है 1/4.184 कैलोरी के बराबर होता है। तो जो आंसर H का होगा ना वो आप निकाल के बताएंगे। लगभग हम आंसर बता देते, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2800 कैलोरी होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, 2800 कैलोरी कहीं नहीं है। यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप सॉल्व करके बताइएगा, मैंने फार्मूला बता दिया है ना, अच्छे से समझ के दिमाग लगा के इसका आंसर जो होगा आप हमें बताएंगे। अगर सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो उसका भी चर्चा आप क्लास में करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रतिघात होता क्या। प्रतिघात जो होता है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को हम लोग सूचित करते हैं x से। और x बराबर आप जानते हैं, हम आपको बताए थे भी कि भैया x बराबर होता है XL, यानी प्रेरण प्रतिघात। और ये भी बताए थे XC, इसको हम लोग बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्लियर। और फिर इसके लिए आपको हम बताए थे, इसके लिए ये बराबर जो होता है वो ओमेगा L होता है। ओमेगा मतलब आवृत्ति, और इसका जो मान होता है याद रखना 2πf होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, इंटू L। ऐसे एग्जाम में पूछ देगा तो काम दे ही ना देगा। और यहाँ पे लिखेंगे XC बराबर होता है 1/ωc, फिर ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो डाल देना, 2πf होता है, फिर C होता है। और इसका जो मात्रक, इसकी जो खोज की बात किया जाए तो ओम नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जो खोजेंगे उन्हीं का ना भाई नाम हम करेंगे। तो प्रतिघात का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोह नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, यस, ओम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखिए जो हम समझा रहे हैं ना उसको समझ लीजिएगा। ये थ्योरी में भी अगर प्रश्न पूछ देगा कि भाई प्रतिघात क्या होता है, तो हमने जो लिखाया उसको सुन लीजिए, 2 बार आप लिख दीजिएगा। फिर ये पूछ सकता है कि प्रेरण प्रतिघात को किससे सूचित करते हैं, तो XL से। धारतीय प्रतिघात को किससे सूचित करते हैं, तो XC से। फिर पूछ देगा XL बराबर क्या होता है, तो ओमेगा L होता है। XC बराबर क्या होता है, तो 1/ωc होता है। या पूछ सकता है ओमेगा के बदला ये ना दे के ऑप्शन में आपको दे देगा, ओमेगा का मान बताए थे ना 2πf, और साथ में C है तो C लिख दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो प्लीज़ है क्वेश्चन को जो है ना समझना और अच्छे से लिखना। हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा देर का नहीं होता है, वीडियो बहुत कम देर का होता है। और 24 घंटा में तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटा तुम वीडियो के लिए दे लो, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए दे लो। तो प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को आप खाली समय में, जब आप ठंडे दिमाग से हो तभी देखें। हाँ, गुस्सा में होंगे ना तब ज़रूर ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारा गंदा आवाज़ सुन के
आप लोगों का जो गुस्सा है ना थोड़ा सा और हाई हो जाए और उस गुस्से में सवाल को आप बना डालें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे गुस्सा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की। 15 कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो आपको हमने बताया था कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जब आप बढ़ाएंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। ऑप्शन कहीं है घटती, यस, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, भाई क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ गया। अरे भाई रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 किरण न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। इसका आंसर आप बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ हम इसका समझा देते हैं ताकि जब इसका आप आंसर दें तो कोई तरह की कठिनाई नहीं हो। आपको पता है न्यूनतम विचलन में प्रिज्म में अपवर्तित किरण इसके आधार के क्या होती है, तो समानांतर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, न्यूनतम विचलन में प्रिज्म में अपवर्तित किरण इसके आधार के समानांतर होती है। मतलब ये कि प्रकाश किरण प्रिज्म की, है ना, सममिति अक्ष के परितः सममिति होती है। साथ ही अपवर्तन कोण बराबर होते हैं किसके, मतलब R1 जो होते हैं ना R2 के बराबर होते हैं। इतना बात क्लियर। अब इतना बात आप समझ लिए हैं तो इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दे के दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको लगा ऑप्शन है तो ये डाल दीजिएगा। जो प्रश्न पूछे उसको ऐसा लिख के बी लगे तो बी डाल दीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर आपका नाम लिखा ही रहता है, तो जिनका राइट आंसर होगा ना मैं उन्हीं बच्चों का नाम लूँगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर सही देने का। अब चलते हैं, देखिए ये प्रश्न फिर से पूछ दिया है और एक बात आप नोट कर लो, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि द्विआधारी संख्या पद्धति जो है इससे काफ़ी प्रश्न आने वाली है एग्ज़ाम में, और जिसको आप लॉजिक गेट कहते हैं। और इसका वीडियो हम 20 तारीख के अंदर डाल दूंगा, पूरा चैप्टर, यानी लॉजिक गेट जो है ना हम आपको पूरा पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपका जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। वैसे इसका जो उत्तर होगा मैं बता देता, कहता है दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर उत्तर होगा। तो आपको बताए थे ना, ये 25 है, इसको द्विआधारी में बदलोगे, भाग दोगे 2 से तो कितना होगा, दीजिए तो 12 दूना 24, फिर 2 से दीजिए तो 6, फिर 2 से दीजिए तो 3, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 इकाई 2। सॉरी, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए 25 है ना, इसको भाग देंगे हम लोग कितना से, 2 से देंगे तो कितना होगा, 12 होगा, शेष 0। फिर 2 से दीजिए, 6 दूना 12, शेष 0। फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6, शेष 0। फिर 2 से दीजिए तो 2 इकाई 2, शेष 1। ठीक है, और हम बताए थे नीचे से ऊपर जाना है तो 1 1 0 0 0 आ रहा है क्या, 12 दूना 24, ठीक तो है, 12 दूना 24, ओ शेष यहाँ 1 ना होगा, गलती कर दिए, 12 दूना 24 शेष 1 तब ना 25। फिर ये सही है, यानी 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कहीं है 1 1 0 0 1, देखिए तो ऑप्शन ये नहीं है, 1 1 0 0 1, यस, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, और आप तो समझदार हैं ही। ठीक है, तो ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम जाएंगे बी के साथ। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2-4 बार एग्जाम में मैंने ये प्रश्न को देखा भी है। प्रश्न कह रहा है कि एक गोले पर आवेश Q का मान दिया है, लिख लीजिए 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। फाई बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। आपको हम बताए थे, इतना बात समझ में आ गया। और आप जानते हैं फाई बराबर फॉर्मूला होता है 1/ε0 गुना Q। क्लियर। अब Q का मान आप पुट कर लीजिए, ε0 का मान आपको पता है कितना होता है भाई, लीजिए ना, बना ही देते हैं, दिक्कत क्या है, बना देते हैं। क्या होगा भैया, 10 गुना माइक्रो का वैल्यू डाल लो ना, माइक्रो का वैल्यू 10 पे पावर -6 हो जाएगा, बट्टा ε0 का मान कितना होता है 8.8, 4 कहीं 2 भी रहता है, 10 पे पावर -12। क्लियर, पावर को ऊपर ले जाओ
तो यहाँ पर -12 ऊपर गया तो +12, यहाँ -6 है तो +12 -6 बराबर 6 हो जाएगा। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि पावर जब भी होगा 6, तो देखिए तो पहले इसी से देखिए तो बना के कहीं है प्लस में 6 नहीं माइनस में -4, यस देखिए इसके पास जा रहा है पावर, लेकिन आंसर 36 पाए हैं। तो क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। तो कितना भाई लिखे थे 10 गुना सीधे पावर रहने दे, वो याद रखोगे 10 पे पावर कितना था 6, याद रखना, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या है, मान 8.82 था, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 अंक है ना यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद जितना अंक होगा बैठा देना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। जब आप इसको भाग देंगे ना, तो भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा लगभग 113। पावर कितना था, 10 पे पावर 6 था। तो आप क्या करना है, 10 पे पावर सॉल्व करने के बाद, नहीं सॉल्व कर लो ना, देख लेना, तो पावर जो है आपका ये 6 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 2 सॉल्व करो 4 आ जाएगा। एक बार सॉल्व कर लेना तुम लोग, लेकिन आंसर ये आएगा। लेकिन आंसर तो कहीं ऐसा दिया नहीं है, तो करेंगे क्या, रुकिए एक दिमाग आपको हम बताते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 36 है ना, 36 लिख देंगे और पावर इसी को लेके चलेंगे, इसी प्रश्न को लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें +6 आ रहा है और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। देखिए गुना जब कीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 113.04। तो ऑप्शन कहीं ऐसा आंसर यही ना लाए थे, तो ऑप्शन बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आप समझ लेना, अगर नहीं समझे तो बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे समझाने का कोशिश करेंगे। अरे बोलते बोलते हमारा आवाज़ जो है ना वो क्या होता है, दब जाती है, थोड़ा सा दिक्कत है, दिन भर बोलना पड़ता है। आप लोग तो हमारी समस्या को समझते ही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। और आपको हम बताए थे दृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ती है ना, याद है, बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। और इसके लिए हम एक चीज़ भी बताए थे इस तरह से, याद है, ये कक्षा ये n क्या था भाई, n बराबर 5 है ना, यानी ये पश्चिमी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है ना, ये तीसरी कक्षा है, इसी प्रकार दूसरी कक्षा होगा, इसी प्रकार पहली कक्षा होगा, इसका नाभिक प्लस में होता है। और हम आपको बताए भी थे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, कूदता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करती है और एक चमकीली रेखा प्राप्त होती है। इन चमकीली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और फार्मूला भी बताए थे क्लास, बहुत मज़ेदार ये चैप्टर था। 1/λ बराबर हिडनबर्ग नियतांक और साथ में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर। जहाँ पे n1 क्या है तो निम्न कक्षा, n2 क्या उच्च कक्षा है, r क्या रिडबर्ग संख्या है। और एक बात और याद रखना, हमेशा नोट कर लेना कि रिडबर्ग संख्या का जो मान होता है ना वो 1.097 गुना 10 पे पावर 7 ये होता है। याद रखना, पूछ देगा रिडबर्ग संख्या का मान कितना होता है, तो 1.097 गुना 10 पे पावर 7 होता है। ठीक है, एक आंसर ये भी प्रश्न पूछ देगा तो बता दोगे। तो आंसर जो है हम जाएंगे ऑप्शन बामर श्रेणी, कहीं नहीं, बेकर श्रेणी है, पर्सन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है, हाँ बामर श्रेणी है, तो बामर श्रेणी के साथ हम जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। आपको पता है, हमने बताया भी था कि प्रकाश की किरण के तीखी मोड़ पे मतलब मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए आज के क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पकड़ा गया था ना, जिसके कारण थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिए। उम्मीद की देखिए हमारा एक ही काम होता है ना कि आप लोग समझें, जो भी प्रश्न है मैं चाहता हूँ उसको क्लियर कर दूँ। अब सिर्फ आंसर बताने से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये नहीं ना चलने लायक है। तो इसलिए समझिए, जितना ही पढ़ते हैं उतना काहे ना समझ के पढ़ें, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में ना आए तो थ्योरी में अगर प्रश्न पूछ दे तो उसका जवाब दे दें। अगर विद्युत परिपथ ये क्या बोलते हो प्रेरणीय प्रतिघात पूछे तो जवाब दे देंगे, लेंज का नियम पूछे तो उसका जवाब दे देंगे। तो मेरा यही काम रहता है कि चलो भाई कुछ ना कुछ आपको देते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 धारिता चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न कह रहा है नीचे दिखाए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ये जो है इस तरह से आप जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये किस श्रेणी में है, इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या, बिल्कुल आमने सामने समानांतर श्रेणी। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेना। क्लियर बच्चा, ये दोनों को पहले सॉल्व करना, सॉल्व करने में कुछ आंसर आएगा लिख लेगा, फिर
श्रेणी क्रम में बताइए, दोनों को सॉल्व करोगे ना तो 1 मान प्राप्त होगा। जो भी मान प्राप्त हो लिख देना। फिर ये है इसको, फिर ये आ गया तुम्हारा किस श्रेणी में, तो ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो फिर जो मान होगा उसको सॉल्व कर लेना और इसका जो राइट आंसर होगा तुम ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न के लिए मैं सभी बच्चों का नाम लूँगा और जिनका सही जवाब होगा, है ना, वो बधाई के पात्र होंगे और जिनका सही जवाब नहीं होगा वो बहुत बधाई के पात्र होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे आप शेयर करें किसी न किसी माध्यम से, ताकि आपके फ़ायदा के साथ साथ हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, उन गरीब बच्चों की भी मदद मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।